टॉम के होंठों से फंसी फंसी खौफजदा आवाज बरामद हुई। इसके लटके हुए दाहिने हाथ में इस वक्त भी पिस्तौल थमा हुआ था। टॉम दहशत की वजह से अपने उस हाथ को जुम्बिश देने से माजूर हो चुका था, या फिर मैगजीन खाली हो जाने के सबब से वो पिस्तौल लोहे के एक टुकड़े की तरह बेवक्त होकर रह गया था और टॉम ने इससे कोई काम लेने का इरादा तर्क कर दिया। मैंने उसे हुक्म दिया कि वो पिस्तौल फर्श पर गिरा दे। टॉम ने मेरे अल्फाज पूरे होने से पहले अपना पिस्तौल छोड़ दिया। तुम कौन हो? तुम दोनों के चेहरे छुपे हुए क्यों हैं? टॉम की मुसलमाना आवाज उभरी। सुल्तान शाह के उम्दा हिकमत अमले के बना पर मैदान साफ हो चुका था। वहां कोई ऐसा गवाह नहीं रहा था जो अपने जिंदा बचाने की सूरत में टॉम के कहे हुए अल्फाज को किसी और तक पहुंचा सके। मैंने एक झटके से अपने चेहरे से रुमाल अलग कर दिया। कर्नल तुम? उसके मुंह से तहायुरज़दा आवाज बरामद हुई। बेयकीनी के सबब से उसकी आंखें अपने हलकों से बाहर उबले पड़ रही थी। तुम तो खुदकुशी कर चुके थे। मैं जिंदा हूं और तुम्हारे सामने मौजूद हूं। मैं इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ सकता था, मैंने जहरीली आवाज में कहा। मैं कसम खाता हूं मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। फसाद की जड़ डैनी है। उसकी वजह से मेरे और तुम्हारे दरमियान गलत फहमियों ने जन्म लिया था। उसने अकलाते हुए तेजी से अपनी सफाई पेश करने की कोशिश की। वो मेरे दाम में आया हुआ दिलचस्प शिकार था। मोहलत होती तो मैं घंटों उसका खून खुश्क कर सकता था। मेरे पास वक्त नहीं था। मैंने तुर्शी से कहा, यह और भी बुरी बात है क्योंकि तुम्हारे इसी खादिम को कुछ लोग डैनी के नाम से भी जानते हैं। अब मैं तुम्हें देखूं कि तुम्हारे बाजुओं में कितना दम खम है। मैंने अपनी राइफल सुल्तान शाह की तरफ उछाल दी। वो पलकें झपकाए बगैर आंखें फाड़ कर मुझे देखे जा रहा था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे मेरा इंकशाफ सुनकर उस पर सख्ता तारी हो गया हो। मैंने उछलकर उसके मुंह पर एक फ्लाइंग किक रसीद की और वो करीहा चीख मार कर अपनी अकबी दीवार से जा टकराया। आओ, मैंने इशारे से उसे अपनी तरफ बुलाया। मैं तुम्हें गोली भी मार सकता था मगर मैं तुम्हारा घमंड तोड़ना चाहता हूँ। तुम निहत्थे हो तो मैं भी खाली हाथ हूँ। तुम्हारे हाथों में दम है तो आगे बढ़कर अपने अरमान पूरे कर लो। मैं तुमसे सौदा करने के लिए तैयार हूँ। वो अपने दहाने से बहने वाला खून पूंछते हुए बोला, मैं अमेरिका को मतलूब मुजरिमों की फहरिस्त से तुम्हारा नाम निकलवा सकता हूँ। इन बातों का वक्त गुजर गया। अब तुम आसमान से तारे तोड़ लाने का दावा भी कर सकते हो। मुझे किसी सौदे से ज्यादा तुम्हारे अंजाम से दिलचस्पी है। डैनी, ये तमाशा खत्म करो। अव्वल खान ने मुझे तंबीह की। पुलिस किसी भी वक्त आ सकती है। अव्वल खान की बात सुनने के लिए मैं लम्हा भर के लिए उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ था कि टॉम ने अपना सर आगे झुकाकर अचानक मेरी तरफ दौड़ लगा दी। वो मेरे पेट में टक्कर रसीद करके मुझे मफलूज करने का इरादा रखता था। जो ही वो मेरे करीब आया, मैंने फुर्ती से एक तरफ सिरक कर उसके जबड़े पर ऐसा जोरदार मुक्का रसीद किया कि वो किसी जख्मी सांड की तरह टकराता हुआ अपने बेहोश साथी पर जा गिरा। मैंने उसे वहां से उठने की मोहलत नहीं दी। उछलकर उसके पुश्त पर सवार हो गया। वो बुरी तरह मचलकर मेरी गिरफ्त से निकलने की कोशिश करने लगा। वह मेरे अंदाजे से ज्यादा जानदार साबित हुआ था। मैंने झुककर उसकी गर्दन को अपनी बेरहमाना गिरफ्त में जकड़ लिया। मेरी दोनों कोहनियां आईनी शिकंजों की तरह उसकी ठोड़ी के नीचे फंस गई थी। टॉम के हल्क से सही तरह आवाज नहीं निकल पा रही थी, लेकिन वो बेतहाशा मुगल्लजात बकने पर उतर आया था। बहुत एहतियात के साथ मैंने उसकी पुश्त पर धीरे धीरे सिरक कर ऐसी सवारी गांठी कि उसके लिए हिलना जुलना मुश्किल हो गया। मैंने पूरी कुव्वत मुजतमा करके उसकी गर्दन को पीछे की तरफ जोरदार झटका दिया। उसकी गर्दन का कोई मनका टूटने की आवाज बहुत नुमाया थी। वो इस कदर वहशियाना अंदाज में उछला कि इस बार मैं उसकी पुश्त पर सवार नहीं रह सका और अलग जा गिरा। उसके हल्क से बेमानी आवाजें निकल रही थीं और जिस्म बुरी तरह थरा रहा था। वो उसकी जिंदगी के आखिरी लम्हात थे जो नहायत इबरत आमूज थे। मैंने उसे दोबारा हाथ लगाने की जरूरत महसूस नहीं की। गर्दन की हड्डी टूट जाने के बाद दुनिया की कोई ताकत उसे मौत की भयानक दलदल में डूबने से नहीं बचा सकती थी। आखिरकार उसके जिस्म ने आखिरी झटका लिया। उसका पूरा वजूद फर्श से कई इंच ऊपर उछल गया। जब से फर्श पर दोबारा गिरने के बाद उसका जिस्म बिल्कुल साकित हो गया। मेरे नजदीक उसकी कोई कौमियत थी न ओहदा। वो अमरीकी था और न सफारतकार। वो सिर्फ एक मुजरिम था जो अपने मजमूम मकासद के हसूल के लिए दुनिया के किसी इखलाकी या ताजीरी कानून को खातिर में न लाने का आदी हो चुका था। वक्त की तंगी की वजह से वो बहुत आसान तरीके से अपने अंजाम को पहुंच चुका था। मेरे सर पर पुलिस की मुदाखलत का खौफ सवार न होता तो उसके लिए घंटों और दिनों पर मोहित मौत का सिसकता और तड़पता हुआ अमल इस कदर भयानक बना दिया जाता कि वो जहन्नुम में भी इसका तसव्वुर करके दहशत से लरस जाता। टॉम को बेजान छोड़कर हम तीनों बहुत तेजी से बरामदे तक पहुंचे। गजाला राइफल एक कोने में खड़ी हुई थी। वीरा के बाएं हाथ की उंगलियों में एक सुलगती हुई सिगरेट दबी हुई थी। वो इत्मीनान से खाली कुर्सी पर बैठी स्काच का गिलास नोश कर रही थी जो टॉम और उसके साथी घबराहट में वहीं छोड़ गए थे।
उसकी राइफल उसके शाने से झूल रही थी। उसके तेवर बता रहे थे कि इस वक्त उसे किसी किस्म की फिक्र लाहक नहीं थी। मुझे हैरत थी कि अंदर से निकाली जाने वाली दोनों नीम बरहना लड़कियों का दूर दूर तक पता नहीं था। बज़ाहिर ये मालूम हो रहा था कि वीरा ने उन्हें बेमसरफ समझकर वहां से भगा दिया था। पहले कमांडो से सामना होने से टाम की गर्दन तोड़ने तक मैंने सबसे ज्यादा जान गुसल लम्हात गुजारे थे। वीरा को इस हालत में देखते ही मेरा पारा चढ़ गया। ये क्या हो रहा है? तुम यहाँ पिकनिक मनाने के लिए नहीं आई हो, मैंने जहरीले लहजे में कहा। मामले की नजाकत का अंदाजा करते ही अव्वल खान का मातहत बरामदे में रुकने के बजाय रेत पर उतरकर सीधा गाड़ियों की तरफ हो लिया। वीरा ने मेरी बात का फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं दिया। अस्काच और सोडे से भरे हुए गिलास से छोटा सा घूंट लेने के बजाय उसने पानी की तरह वो सारी शराब घटाघट अपने मैदे में उतार ली और खाली गिलास को जोर से मेज पर रखकर कुर्सी से उठ गई। दुश्मनों के माल पर मौज न उड़ाना कुफरान नेमत कहलाता है, उसने भाई आंख तपाकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इनमें से कोई भी अब शराब नोशी के काबिल नहीं रहा होगा। मैंने सोचा कि बची कुची अस्काच मैं ही ठिकाने लगा दूं। मैं से यूं ही छोड़ देती तो इससे पुलिस वालों का इखलाक खराब होने का अंदेशा था। तुम्हें एहसास नहीं है कि हम कितने नाजुक और खतरनाक मिशन पर आए हुए हैं? मैंने गुस्से से तकरीबन दांत पीसते हुए कहा। सब मालूम है, उसने बेपरवाही से कहा। फसाद की असल जड़ तीनों कमांडो थे। 2 को तुमने मार दिया, तीसरे का मैंने सफाया कर दिया। अब क्या रह गया था? मेरे और तुम्हारे लौटाने के बाद 4 शराबियों के खिलाफ रस्मी कार्रवाई होनी थी, वो हो गई होगी। इसमें मुझे क्या करना था? मैंने चौकीदारी करने के साथ जरा अपना दिल भी बहला लिया। वो दोनों लड़कियां कहाँ हैं जिन्हें मैंने अंदर से पकाया था? इस बार सुल्तान शाह ने गुस्सीली आवाज में पूछा। ओह, तो तुम्हें इनके हाथ से निकल जाने का कलक है? वो तो फिमी अंदाज में अपना सर हिलाते हो बोली। वो जलपरियां थीं, समंदर के किनारे मदहोश बल्कि बेहोश पड़ी हुई होंगी। मैंने उनके जिस्मों पर नजर आने वाली चंद धज्जियां भी नोच कर उतार दी थी। मतलब साफ होगा तो कोई भी शौकीन सैलानी ने समंदर का तोहफा समझकर अपने हट पर उठा ले जाएगा। चाहो तो ये नेक काम तुम भी कर सकते हो। ज्यादा देर तक वहां पड़े रहने से बेचारियों को नमूनिया ना हो जाए। हम बिला वजह अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। अव्वल खान के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। हमें यहाँ से फौरन निकल जाना चाहिए। मैं तैयार हूँ, यह कहकर वीरा बरामदे की सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। लड़कियों के चक्कर में सुल्तान शाह वक्त खराब कर रहा है। इसे समझाओ कि हमें इनसे कोई सरोकार नहीं था। महंगी तफरीह के शौक में बहुत सी नासमझ लड़कियां मुजरमों के हत्थे चढ़ जाती हैं। किसी ने वीरा के मुंह लगने की कोशिश नहीं की। वो इस मुहिम के मुस्बत नताइज के बारे में हद से ज्यादा पुरुम्मीद नजर आ रही थी। हद ये थी कि उसने किसी से ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि हमने टाम को वहां के साल में छोड़ा था। हम सब बहुत तेज रफ्तारी के साथ अपनी गाड़ियों तक पहुंचे। अव्वल खान की सरजंश के बाद वीरा ने भी चुप साध ली थी, लेकिन उसकी हरकतों में कोई फर्क नहीं आया था। वो वहां तक गजाला और सुल्तान शाह के साथ आई थी। रवानगी का मरहला आया तो सबसे पहले अव्वल खान की गाड़ी की अकबी सीट में जा घुसी। अव्वल खान ने इस्तफसार तब निगाहों से मेरी तरफ देखा और मैं बेबसी से अपना सर हिलाकर रह गया। मेरे अमा पर अव्वल खान का आदमी अपनी गाड़ी को साहिल के मुतवाजी दूर तक लेता चला गया। सुल्तान शाह हमारे पीछे आ रहा था। इस वक्त मैं सनी हट के करीब से सड़क पर निकलने से गुरेज करना चाह रहा था। कई सौ गज दूर निकलने के बाद हमारे ड्राइवर ने एक मौजू मकाम पर जीप बाएं तरफ घुमा ली। हमारी गाड़ी कहीं से भी रेतीला रास्ता पार कर सकती थी, मगर हमें अपनी करोला का भी ख्याल था। कहीं वो रेत में फंस जाती तो उसे निकालने की कोशिशों में हमारे कई घंटे बर्बाद हो जाते। पानी की चमकीली साहिली लकीर और हट्स के दरमियान सफर करते हुए मैंने देखा कि बेशतर हट्स रोशन और आबाद थे, लेकिन बाहर कोई शख्स नजर नहीं आ रहा था। सनी हट के कुर्बो जवार में होने वाली रूह फरसा फायरिंग ने इस तरफ आए हुए लोगों को खौफजदा करके अंदर महसूर हो जाने पर मजबूर कर दिया था। सड़क पर पहुंचने के बाद हमारा वापसी का सफर शुरू हो गया। सनी हट को हम दूर छोड़ आए थे। इस वक्त सनी हट के कुर्बो चवार का इलाका बहुत ही सास हो चुका था। पुलिस की नफरी वहां पहुंचने के बाद कई गैर मुल्कियों की लाशें दरियाफ्त करती तो इन इतराफ में मौजूद अफराद तफ्तीश के नाम पर खासी परेशानियों से दो चार हो जाते। तुमने अब तक ये जानने की कोशिश नहीं की कि टाम का क्या अंजाम हुआ है? हमवार सड़क पर कुछ देर के सफर के बाद अव्वल खान ने वीरा से तंजिया लहजे में कहा, मुझे मालूम है कि तुम लोग उसे मार आए हो। वीरा पूरे एतमाद से बोली, क्या इल्हाम हुआ है तुमको? अव्वल खान ने चिढ़कर कहा। डैनी अपने चेहरे पर रुमाल बांध कर अंदर गया था। वापस आया तो उसका चेहरा बेनकाब था। यह सामने की बात थी कि डैनी ने अपनी रुनमाई कराने के बाद इसे जिंदा नहीं छोड़ा होगा, पर नटाम दुनिया को बताता फिरता कि कर्नल दावर जिंदा है। इसकी खुदकुशी महज एक ड्रामा थी। इस वक्त वीरा का अंदाज चिढ़ाने वाला था और अव्वल खान की खोपड़ी वाकई सनक गई। उसने तुरंत लहजा में कहा, यह भी तो मुमकिन था कि डैनी ने बरामदी की तरफ आते हुए रास्ते में अपना चेहरा बेनकाब किया हो। ऐसा हुआ होता तो तुम भी अपने चेहरे से बुनियाद उतार लेते। तुम दोनों टाम के कत्ल के ट्रांस में आए हुए थे। रास्ते में तुम दोनों को किसी बात का ख्याल नहीं आया होगा।
तुमने बरामदे में पहुंचने के कई मिनट बाद अपने चेहरे से बुनियाद उतारा था। वीरा के पास इस वक्त हर सवाल का एक मंतकी जवाब मौजूद था। लम्हा भर तवक्कुफ के बाद उसने हल्की सी हंसी के साथ कहा, चलो अब बता दो कि टॉम का क्या किया तुम लोगों ने। तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है। अव्वल खान को सुबकी से बचाने के लिए मैंने जल्दी से जवाब दिया। इसे हर कीमत पर जहन्नुम वासिल होना था। आज इस समय 4 आदमी मारे गए। देखना होगा कि इस खून रेजी पर हमारा मुखालिफ कैंप किस रद्द-ए-अमल का मुजाहरा करता है। वो बुलबुला उठेंगे। वीरा आसूदा लहजा में बोली, अब जलाल और दूसरे आला सरकारी अफसरों का कड़ा इम्तिहान शुरू होगा। होने वाला काम जरा सी देर में हो जाता है, इसके असरात बरसों तक जायल नहीं होते। मैं अब तक ये नहीं समझ सका कि तुम इन लोगों में घुस कर देर तक क्या करते रहे और तुमने खामोशी से 2 कमांडोज को कैसे मार दिया। अव्वल खान को मैदान कारज़ार से दूर निकलने के बाद दूसरी बातें याद आना शुरू हो गई थी। तुम्हारा और गजाला का मुशाहिदा 100% दुरुस्त था। उन्होंने मेरे पालतू कुत्ते को मार दिया था। तुम्हारा पालतू कुत्ता कहाँ से आ गया? वीरा ने मेरी बात दरमियान से उड़ा कर तहय्युर ज़दा लहजा में पूछा। पहले कमांडो से मुलाकात होने तक मुझे खुद भी इस बेचारे के वजूद का इल्म नहीं था, मैंने हंसते हुए बताया। इन्होंने मुझे बहुत मुश्किल से अपने कुत्ते के पास जाने की इजाजत दी और वहीं से मेरा खेल शुरू हो गया। वो दोनों एक एक करके अंगूठी के शिकार होते गए। सच पूछो तो आज का असल हीरो वही आवारा और गुमनाम कुत्ता है जो उनका निशाना बना था। वो ना मारा गया होता तो हम सनीहट के करीब नहीं भटक सकते थे। दिलचस्प कहानी मालूम होती है। अव्वल खान बोला, जरा तफसील से वाक़यात सुनाओ यार, सफर मजे से गुजर जाएगा। घर चल कर बात होगी। हस्बे मंशा नताइज हासिल कर लेने के बाद मुझे यकायक तकान का एहसास होने लगा है। मैं कुछ देर ऊँगना चाहता हूँ, मैंने जमाई लेते हुए कहा। बड़े मार्कों के बाद ऐसा होता है, तुम वाकई थक गए होगे। अव्वल खान ने हमदर्दाना लहजे में मेरी तायद की और फिर चुप साध ली। वीरा भी खामोश हो गई। वो दुश्मन का खून नहीं पी सकी थी, लेकिन उसकी खासी शराब पी गई थी और शायद कुछ देर के लिए उसके सरूर में खो जाना चाहती थी। मैंने नशिस्तों की दरमियानी जगह में अपने पाँव पसार कर अपना सर सीट की पुश्तगाह से टिकाया और आंखें मूंद ली। अव्वल खान की जीप वेरान सड़क पर फर्राटे भरती हुई तेजी से मंजिल की तरफ रवा थी। कहीं से खबर मिलने की मुहूम सी उम्मीद भी हो तो अखबारी रिपोर्टर वहां मंडलाते रहते हैं। हाक्सबे और इससे मुल्हिक का तवील साहिली पट्टी कराची के शहरियों और बाहर से आने वाले सियाहों के लिए नहायत पुरकशिश जरूर है, लेकिन खबरों के एतबार से वो पूरी पट्टी खासी भंजर तस्वुर की जाती है। अखबारी सनद से वाबस्ता अफराज सैर तफरीह के लिए उतर जाने के लिए तो और बात है। खबर की तलाश में कोई समझदार रिपोर्टर इस दूर उफ्तादा साहिली वीराने का रुख नहीं करता। वहां कोई वाक़या रुन्मा होने के बाद रिकॉर्ड पर आ ही जाए तो उसकी खबर मुतलका थाने के जरिए चंद घंटों में अखबारात तक पहुंच जाती है। यही वजह थी कि सुबह के अखबारों में हाक्सबे की इस खून आशाम रात के बारे में कोई खबर जगह नहीं पा सकी थी। वाक़या बहुत देर से रुन्मा हुआ था, जब तक अखबार वालों को इसकी भनक मिलती। अखबारात की आखिरी कापियां शायद तबाद के आखिरी मराहिल से गुजर रही थी। वाक़या बल्कि वाक़यात बहुत संगीन और सनसनीखेज थे। सुल्तान शाह 10 बजे बाजार से सौदा सुल्फ लेने के लिए गया तो वापसी पर उसकी बगल में कई अखबारी ज़मीमें दबे हुए थे, जिनकी चिंगारती हुई सुर्खियां कराची के साहिली वीराने में हौलनाक दहशतगर्दी की खबर दे रही थी। एक ज़मीमे की शायद सुर्खी में मेरा नाम नुमाया था। सुल्तान शाह के लाए हुए वो अखबारी ज़मीमें हम सब के लिए गहरी दिलचस्पी का मरकज़ बन गए। हर ज़मीमे की सुर्खियों में मालूमात के दरिया बहा दिए गए थे। मुझे अंदाज़ा था कि मतिन में ऐसी कोई नई बात नहीं होगी जिसे सुर्खियों में बयान न कर दिया गया हो। मैंने उजलत में सब ज़मीमों की सुर्खियां देख डाली। पाक कमांडोज के साथ जो कुछ हुआ था इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। हर कमांडो अपने आखिरी लम्हात की कहानी अपने सीने में लेकर इस दुनिया से सधार गया था। अखबारात ने इन तीनों की अमवात के बारे में कयासराइयां की थी। इनके नज़दीक अहम तरीन नुक्ते सिर्फ 2 थे। अव्वल ये कि 2 कमांडोज की बेदाग लाशें एक मरे हुए कुत्ते के साथ पड़ी हुई मिली थी। इसे कातिल की तरफ से एक पैगाम करार दिया गया था, जिसका एक मफहूम यह निकाला गया था कि कराची में बाहर से आए हुए मुसल्लह फौजियों को इस कुत्ते जैसे अंजाम से 2-4 कर दिया जाएगा। मैं मुतलका नामा निगार की उफ्ताद तबा पर अपने दिल ही दिल में हंस से बगैर नहीं रह सका। दूसरा नुक्ता बहुत अहम और पुरमगज था। कुत्ते के बगैर सर वाली लाश के साथ पाए जाने वाले 2 कमांडोज बज़ाहिर किसी जहर का शिकार हुए थे। शहर में इससे पहले पाई जाने वाली ऐसी लाशें डैनी के नाम से मंसूब की जाती रही थीं। शुबा जाहिर किया गया था कि ताज़ा वारदात में मेरा हाथ था। अमेरिकी कौंसल खाने के हुकाम ने अपने इब्तदाई रद्द-ए-अमल के इजहार में बहुत एहतियात से काम लिया था। इनका कहना था कि बीन गन की तरह जहरीली सुइयों से होने वाली हलाकतें डैनी की शनाख्त जरूर बनी हुई थी, लेकिन नए वाक़यात के बारे में कुछ कहना कबल अज़ वक्त होता। लाशों के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स और दीगर शवाहिद के सामने आने के बाद कातिल के बारे में कोई राय कायम की जा सकती थी। टॉम के रंगीन मिजाज साथी का नाम फिशर था।
वो कराची में एक अमेरिकी बैंक का अफसर था। वहां आई हुई दोनों लड़कियां भी उसी बैंक में अहम ओहदों पर काम कर रही थी। इन तीनों के बयानात को सिगाए राज में रखा जा रहा था, मगर मैं जानता था कि वो तीनों पुलिस या अमेरिकी हुकाम को कोई नाकाबिले जिक्र बात नहीं बता सकेंगी। वीरा के अंदाजे के मुताबिक शहर के नामवर घराने के नौजवान साहिल पर बेहोश पड़ी हुई लड़कियों को इंसानी हमदर्दी के जज्बे के तहत उठाकर अपने हट में ले गए थे। लेकिन जब वहां होने वाले कुछ तो खून की खबरें उनके कानों तक पहुंची तो उन्होंने रजाकाराना तौर पर दोनों लड़कियों को पुलिस के हवाले कर दिया। इन खबरों से मुझे अंदाजा हो रहा था कि टॉम और तीनों कमांडोज की मौत ने अमेरिकी हुकाम को बुरी तरह खाइफ कर दिया था। वो अच्छी तरह जानते थे कि निक और गैरी के बाद टॉम ने किसी से तसादुम मोल लिया हुआ था। इन्होंने बैक वक्त अपने 4 इंतहाई अहम आदमियों के जानी नुकसान की सूरत में मेरी ताकत का मुजाहिरा देख लिया था। वो खुलकर कह सकते थे कि इन चारों की मौत में मेरा हाथ था, मगर वो डरे हुए थे कि इनकी खुली इल्जाम तराशी पर मुश्तइल होकर मैं इनके मजीद आदमियों को मौत के घाट न उतार दूं। इनके वो रुझानात मेरी निगाह में पसपाई से कम नहीं थे। मुझे जहांगीर की कही हुई ये बात लघु महसूस होने लगी कि हुकूमतों से टकराकर कोई फर्द ज्यादा देर तक पनप नहीं सकता। अमेरिकी इंतजामिया के बेहतरीन दिमाग मेरे खिलाफ यकजा थे। वो मेरी बू पर लगे हुए थे। इनके पास जदीद तरीन वसाइल की कोई कमी नहीं थी, मगर वो सहम गए थे। वो इनकी सरकारी मशीनरी की एक फर्द के हाथों खुली शिकस्त थी। क्या सोच रहे हो? वीरा ने मेरी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करा ली। तुम्हारे होंठों पर खुद बखुद हल्की सी मुस्कुराहट तैर रही है। वो बहुत गौर से मेरी तरफ देख रही थी। तुम्हारा ख्याल था कि वो बलबला उठेंगे। वो बेचारे तो खुली खुली शहादतों के बावजूद मुझ पर इल्जाम लगाने से गुरेज कर रहे हैं। इनके बजाय अखबार वालों ने मेरा नाम उछालने की कोशिश की है। उनकी मजबूरी पर नाज मत करो। दूसरी जंग अजीम के दौरान में चर्चिल ने एक बार कहा था कि हमारी फौजें बहादुरी से पसपा हो रही हैं। इनकी यह पसपाई मसलहत अमेज और खतरनाक है। अंदर का हाल तुम्हें अपने गुरु घंटाल से मालूम होगा। मैं 2 मरतबा जलाल का फोन मिलाने की कोशिश कर चुका हूँ। इसका मोबाइल बंद पड़ा हुआ है। दोनों बार रिकॉर्डिंग चल पड़ी थी। अब इसका नंबर मिलाने की गलती मत करना। इस वक्त तुम्हारी पोजीशन बहुत मखदूश है। वो तुमसे दूर रहने की कोशिश करेगा। मुझे यकीन है कि उसने तुम्हारे किसी राब्ते से बचने के लिए अपना फोन बंद किया होगा। मौका मिलने पर वो खुद तुमसे राब्ता करेगा। वीरा ने बहुत संजीदा होकर मशवरा दिया। यह खेल बहुत खतरनाक हदों में दाखिल हो गया है। ऐसा न हो कि तुमसे पहले वो किसी नागहानी आताब का निशाना बन जाए। मैं सर हिला कर रह गया। जलाल के बारे में बात मेरे जहन में नहीं आ सकी थी। मैं समझ रहा था कि वो किसी इजलास वगैरह में उलझा हुआ होगा। अखबार वालों ने बदनसीब कुत्ते को भी जबरदस्ती एक कलामती धमकी बना डाला है। क्या उन दोनों की लाशें वहां डालते हुए तुम्हारे जहन में ऐसा कोई ख्याल आया था? सुल्तान शाह ने अपने सामने फैला हुआ आखिरी जमीमा एक तरफ डालते हुए मुझसे पूछा। मैंने किसी को नहीं डाला। मैंने अपने सर को जुम्बिश देते हुए कहा। मेरे पास इतना वक्त ही नहीं था कि जो कुछ हुआ वो होता चला गया। इसमें मेरी हाजिर दिमागी के अलावा किसी मनसूबाबंदी का दखल नहीं था। मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से लड़कियों के बारे में बेचारे सुल्तान शाह की मनसूबाबंदी धरी की धरी रह गई। मेरी कोई मनसूबाबंदी नहीं थी। ये सब तुम्हारे दिमाग की गंदगी है। सुल्तान शाह ने खिसिया कर जवाब दिया। मैंने तो इन बेशर्मों को लात मार कर कमरे से भगाया था और नतीजे इन्हें साहिल से उठा कर ले गए। वीरा ने हल्का सा कहका लगाकर कहा। वो शहर के आला घरानों के चश्मो चराग थे। मैंने मुतासफाना अंदाज में तबसरा किया। ऐसी हरकतें बड़े घरानों के बिगड़े हुए लड़के ही करते हैं। वीरा ने बरजस्ता जवाब दिया। कोई ऐरा गहरा इन लड़कियों को हाथ लगाने की जरूरत भी नहीं कर सकता था। अखबार वालों ने इन लड़कों के नाम नहीं दिए, लेकिन सीना बसीना बात बहुत फैली होगी। सुल्तान शाह बोला। इन्हें अपने घराने की इज्जत व आबरू का भी ख्याल नहीं आया। यह बात तुम्हारी समझ में नहीं आ सकेगी। औरत का नशा आदमी को होश व खिरत से बेगाना कर देता है। वीरा को इस पर फिक्रा चुस्त करने का मौका मिल गया। तुम जरा बड़े हो जाओ तो ये नाजुक बातें तुम्हारी समझ में आने लगेंगी। मैं इतना बड़ा जरूर हूं कि तुम्हारी घटिया बातों और हरकतों को समझ सकूं। नशा औरत का हो या शराब का, यह हर वक्त तुम्हारा पसंदीदा मौजू होता है। ची की तरबियत तुम्हारी नस नस में रची हुई है। आज तक तुम इस शहर से बाहर नहीं आ सकी। सुल्तान शाह ने यकायक बहुत लंबी छलांग लगा डाली। मुझे डर था कि ची के हवाले पर वीरा बिफर जाएगी, लेकिन वो खिलखिला कर हंस पड़ी। आज मैं इसी तरबियत के सहारे जिंदा हूं, उसने फखरिया लहजे में कहा। ची में रहकर मैंने बदतरीन हालात में जिंदा रहना सीखा है। मेरी जगह कोई और लड़की होती तो अब तक 10 दफा खुदकुशी कर चुकी होती। अपने इस एतराफ पर ठंडे दिल से गौर कर लो। मुझे मजीद कुछ कहने की जरूरत पेश नहीं आएगी। सुल्तान शाह का लहजा तंज की तलखी में डूबा हुआ था। आन की खातिर अपनी जान पर खेल जाने वाले लोग दूसरे होते हैं। तुम में ऐसी कोई खूब नहीं है। दोनों कान पकड़कर अपने मुंह पर जोर से थप्पड़ लगाओ। वीरा ने उसका मजहक्का उड़ाने वाले अंदाज में कहा। तुम हराम मौत मरने वालों की शान में कसीदे पढ़ रहे हो। खुदकुशी करने वाले दुनिया के बुज़दिल तरीन लोग होते हैं। जिसमें जिंदगियों की तलखो तुरुज सच्चाइयों से लड़कर जीने का हौसला ना हो, वो मौत के आगोश में पनाह ढूंढने की कोशिश करता है।
میں بھی خودکشی کو حرام سمجھتا ہوں، سلطان شاہ نے مدافعانہ لہجہ میں جواب دیا۔